हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर को देख रहे थे, जिस हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को, जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में जानना को कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहीं से जो था वो आपको शहरीकरण का, लेखन कला का और शुरुआती जो जो व्यापार से बदलते बदलते आप देखेंगे कि शहर की तरफ कैसे लोग परिवर्तित होते हैं। तो वो सारी चीज़ का शुरुआत आप देखेंगे कि इसी सभ्यता से शुरू होता है। सबसे पुराना सभ्यता भी अभी तक की खोजी गई सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे विकसित सभ्यता थी, जहाँ पे देखें कि आपको मेसोपोटामिया के लोगों को हर चीज़ का जानकारी था, जो गणित हो या नक्षत्र हो या आपको लेखन कला का शुरुआत हो, साहित्य हो, हर चीज़ की जानकारी यहाँ से आपको इसकी साक्ष्य मिलती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये देखें कि मेसोपोटामिया का शुरुआत कैसे हुआ, इसका खोजा कैसे गया। जैसे कि मैंने बताया था कि बाइबल के द बुक ऑफ जेनेसिस में इसका जिक्र था, तो इसी के अनुसार से क्या किया गया कि इसकी खुदाई वगैरह किया गया और इसकी आपको इसकी खुदाई करके इसको प्राप्त किया गया। जो आपको देखेंगे कि अभी जो है ईरान, वहाँ पे आपको मेसोपोटामिया जगह अभी भी है, लेकिन ये पुराने मेसोपोटामिया जो शुरुआती जो सभ्यता थी उसकी बात हो रही है। इसमें आपने देखा कि दो नदियों के बीच ये शहर जो था वो विकसित हुआ, जिसको यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ बोलते हैं। बाद में इस्लामिक आक्रमण होता है तो इसी दोनों नदियों का नाम चेंज करके हम लोग क्या कर देते हैं, दजला एवं फरात नदियाँ। तो आप दजला या फरात बोलिए या टिग्रिस या यूफ्रेट्स नदियाँ के मध्य बोलिए, ये आपको मेसोपोटामिया आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखा कि वहाँ पे 4 साम्राज्य की भी स्थापना होती है, जिसमें आपको 4 साम्राज्य में आप देखेंगे कि सुमेरियन था, अकेडियन था, बेबीलोन था और असूरियन था। इन 4 सभ्यताओं का भी विकसित होता है। उसमें देखेंगे कि 4 जो आपको प्रमुख नगर थे, मतलब उस समय के जो प्रमुख नगर थे, जैसे होता है कि किसी ज़िले में एक प्रमुख नगर होता है और उस नगर से उस ज़िले का भी हम लोग नाम जानने लगते हैं। उसी तरह इस 4 जो मेसोपोटामिया का पूरा जो क्षेत्र था, उसमें जो 4 प्रमुख नगर थे, उसमें ऊर, उरुक, मारी और बेबीलोन था। इन चारों शहर के बारे में हमने देखा था। अब हम लोग इसके बारे में देख के हम लोग आगे बढ़े थे और इसमें अब हमको देखना है कि शहरीकरण का कैसे विकास होता है। तो कि जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे आदि मानव से परिवर्तित होते हुए जो नदी के किनारे जो क्षेत्र था वहाँ पे लोग बसने लगते हैं और वहाँ बसने के बाद धीरे धीरे आपको खेती का खोज होता है। खेती के बाद एक गांव का निर्माण होता है, गांव के निर्माण के बाद एक कस्बा का निर्माण होता है और उस कस्बा के बाद देखेंगे कि आपको एक शहर का निर्माण हो जाता है। तो इस शहरीकरण में क्या होता है कि इसको हम शहर बोलते हैं और क्या नहीं होता है जिसके कारण हम किसी चीज़ को गांव या कस्बा बोलते हैं। तो ये चीज़ देखना है, जिसमें हमने देखा कि शहर में व्यापार, विनिर्माण तथा सेवाएं जैसे विभिन्न आर्थिक गतिविधियां होती हैं। जैसे देखेंगे कि वहाँ पे आपको व्यापार शुरू हो गया था, जिस क्षेत्र में आपको अपने उपज से ज़्यादा अगर हम अनाज उगाते थे तो उसका भी व्यापार करते थे। खनिज संसाधनों का खोज हो चुका था तो उसका भी व्यापार करते थे। अगर किसी चीज़ को बनाना है, जो चीज़ खनिज उस जगह उपलब्ध नहीं था तो दूसरे क्षेत्रों से भी उस चीज़ का व्यापार होता था। तो इन सारे चीज़ की गतिविधियों जिस क्षेत्र में होता था उसको हम लोग शहर बोलते थे। विनिर्माण का काम, यानी वहाँ पे आपको जो गाँव के क्षेत्र हैं उससे ज़्यादा विकसित क्षेत्र उसका बनाया गया। उसकी सड़कें जो थी वो पक्की बनाई गई, नाली अच्छे ढंग से उसका निकास द्वार उसका बनाया गया। इस प्रकार से विनिर्माण क्षेत्र में भी अच्छे काम होते हैं जहाँ पे शहर होता है। उसके बाद देखेंगे सेवाएं जैसे आर्थिक वित्तीय, वहाँ पे आपको रोजगार वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। पत्थरों पर नक्काशी करना, उपकरण बनाना, मुहर बनाना जैसे कार्य तथा उसके कारण रोजगार का उत्पन्न होना। जैसे कि अब देखिए शहर में ये सारी चीज़ तो होते हैं, अब शहर में रोजगार भी होता है। रोजगार में उस समय जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र था उस समय क्या होता था, तो उस समय पत्थरों पर नक्काशी किया जाता था। मतलब कि पत्थर पर नक्काशी बना करके उसको भी हम लोग अपने
क्षेत्र में या राजा को एथी किया जाता था, मतलब उसके महल के निर्माण में भी काम आता था। मंदिर का निर्माण होता था तो उसमें पत्थरों पर नक्काशी किया जाता था। कहीं उस नक्काशी करके किसी और क्षेत्र में उसको व्यापार के तौर पे भी भेजा जाता था। तो ये सारे क्षेत्र होता था उपकरण बनाने का, जैसे कि किसी पत्थरों से नुकीला औजार बनाना है, किसी धातु से किसी औजार का निर्माण करना है, बर्तन जो था उस समय बर्तन का निर्माण होता था। इस प्रकार से उपकरण का निर्माण भी किया जाता था। मुहर जो उस समय चलता था, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, उस मुहर का निर्माण भी होता था। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे जो कार्य थे वो उस समय मेसोपोटामिया के जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पे होते थे। और इससे क्या होता है, इससे देखेंगे कि इससे रोजगार मिलेगा। अगर कोई नक्काशी कर रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता था। तो ये सारे चीज़ क्या थे, शहरीकरण के उस समय कार्य थे। इस समय खनिज के कमी के कारण व्यापार जो होता था वो लकड़ी का, तांबा का, टीना का, चांदी, सोना इत्यादि का तुर्की, ईरान तथा गल्फ देशों के साथ होता था। मतलब कि उस समय जो खनिज मेसोपोटामिया के क्षेत्र में मौजूद था उससे तो हम लोग आपको जो काम था वो करते थे, लेकिन क्या था कि जो लकड़ी की कुछ अलग किस्म की लकड़ी होती है, मजबूत किस्म की लकड़ी होती है, उसका भी व्यापार किया जाता था। तांबा का, शीशा का, चांदी का और सोना का, इन सारी चीज़ों का, इन सारे जो खनिज थे इनका व्यापार किया जाता था। किस क्षेत्र में, आप देखेंगे कि अगर मैं बनाऊँ, अगर गल्फ देश में, जैसे ये क्षेत्र आप देखेंगे कि सऊदी अरब का इस क्षेत्र हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ईरान और इराक, ये दो क्षेत्र हो गए। इधर आपको ये खाड़ी हो गया, तो यहाँ पे ये सऊदी अरब हो जाता है। यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे क्षेत्र ये पूरे गल्फ देश कहलाए जाते थे, गल्फ कंट्री कहलाते थे। और इसी क्षेत्र में यहाँ पे ईरान, इसी क्षेत्र में एक जगह था जो क्या था, मेसोपोटामिया नामक जगह था। और मेसोपोटामिया का मैंने आपको मैप भी बना कर बताया था कि अर्धचंद्राकार के रूप में ये आपको विकसित था। इस प्रकार से मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था उस तरह था। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से व्यापार किया जाता था। किस क्षेत्र में, आप देखेंगे ईरान में, तुर्की, इसके ऊपर आपको इस क्षेत्र में आपको तुर्की देखने को मिलेगा। ये आपको ईरान हो गया, ठीक है। और गल्फ देशों में, ये पूरे जो गल्फ कंट्री इन देशों से, तो यहाँ के जो आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से क्या किया जाता था, उन क्षेत्रों से आप देखेंगे कि व्यापार किया जाता था। किस चीज़ का व्यापार किया जाता था, तो इन सारी चीज़ों का ये व्यापार किया जाता था। आर्थिक क्रियाएं बढ़ने के कारण लिखने की कला विकसित हुई। अब देखिए, ये सारे चीज़ तो हम लोग देख लिए कि हमारे जो शहरीकरण, अब एक गांव से हम लोग बढ़ के, जैसे आदिमानव से हम लोग पढ़े, आदिमानव से विकसित होते हुए एक सभ्यमानव से गांव, फिर कस्बा, फिर शहर देख लिए। इन सारे क्षेत्रों में सारे जो प्रक्रिया चल रही थी, इन सारे प्रक्रिया में हमने देखा था कि सांकेतिक भाषा का भी विकास हो गया था। सांकेतिक भाषा का विकास होने के कारण थोड़ा थोड़ा लोग इशारों में बात करने लगे थे। अच्छा, अब बोलचाल भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब शहरीकरण बढ़ता है, शहर का निर्माण बहुत अधिक होने लगता है, तब देखेंगे कि आपको लिखने की कला की आवश्यकता पड़ जाती है। अब ये लिखने की कला की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े चीज़ों का व्यापार हो रहा है। सोना अगर बहुत अधिक मात्रा में व्यापार हो रहा है और किसी को दिया जा रहा है, कहीं उधार दिया जा रहा है, किसी से मतलब पैसा लिया जा रहा है एक पहले ही कि हम आपको सामान दे देंगे। इन ऐसे सारे जो कार्य थे, इन सारे कार्यों में देखेंगे कि कोई प्रूफ चाहिए होता था कि मैंने आपको इतना दिया, क्योंकि जवान की कोई कीमत नहीं होती है इस दुनिया में, तो और भी कीमत नहीं है। आप कुछ बोलेंगे तो बोलने की कोई वैल्यू नहीं होती है। लाख कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन उनके बातों पर विश्वास कभी नहीं हो पाता है। लेकिन आजकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बात पे विश्वास ना करके आप देखेंगे कि प्रूफ पे ज़रूरी होता है कि आपको क्या प्रूफ चाहिए। तो उस प्रूफ की उस समय आवश्यकता पड़ गई कि मैंने बोल दिया तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, ज़िंदगी में कभी वैल्यू नहीं होता है किसी के काम के। तो इसके लिए क्या किया जाता था, लिखने की कला विकसित हुई। तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, जो भी प्रकार से उस समय लिखने की शुरुआत हुई उस तरह से बना करके, और इस सारे लिखने की देखेंगे कि कला विकसित होती है। अब इन लिखने की कला और ये शुरुआत किस भाषा से होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। अब लेखन कला में जब देखेंगे
तो यहाँ देखेंगे कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास पहली मेसोपोटामिया टैबलेट के चित्रों में जैसे संकेत और संख्याएं क्या थी, होती थी। अब मतलब ये टैबलेट क्या होती है और चित्र जैसे संकेत क्या होती है। देखिए कि एक एक टैबलेट होता था, इस प्रकार से होता था। इस प्रकार से एक टैबलेट होता था, इसको हम लोग मिट्टी से बना होता था और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, टैबलेट बोलते थे उस समय। और इसी टैबलेट पे क्या होता था कि चित्र दर्शाया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सोना का कोई चित्र हो गया, जैसे कि सोना का चित्र अगर मान लीजिए कि इस प्रकार होता था, तो इस तरह सोना के चित्र को लिख के उसको दर्शाया जाता था। ये चित्र एक चित्र होता था जिससे किसी खास वस्तु को ये डिनोट करता था। जैसे कि मैं आपको इसके बारे में और डिटेल हम बताएंगे कि ये कैसे इस चीज़ का आपको देखेंगे कि ये जो इस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पद्धति को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म पद्धति। मतलब कि किसी एक शब्द के लिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला सोना, और सोना के लिए एक चित्र बना दिया गया, तो इस सोना के लिए एक चित्र बनाना, इसी पद्धति को बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे कि हम पहले मात्रा सीखते हैं, मात्रा के बाद हम लोग शब्द वर्ण सीखते हैं, वर्ण मात्रा मिला करके शब्द इस तरह से हम लोग बनाते हैं। लेकिन ये क्या था, ये कोई भाषा नहीं था, एक चित्र दर्शाया जाता था। और वो चित्र किस चीज़ का दर्शाता था, किसी खास वस्तु को। तो इसके लिए क्या होता था, इसके लिए देखेंगे कि एक चित्र को मतलब पूरे भाषा को याद करना बड़ी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जितने भी सामान होते थे, हर सामान के लिए एक नया चित्र का विकास करना, और उस सारे सामान के जो चित्र दिए गए हैं उसको याद रखना कि ये चित्र जो है उस चीज़ को दर्शाता है। तो इस तरह से ये जो पहली भाषा की शुरुआत होती है वो चित्रात्मक होती है। आपको बोल सकते हैं कि यही एक लिखित भाषा थी। इसमें देखेंगे कि 2600 ईसा पूर्व पहली जो यूनिफॉर्म शिप, जो मैंने यही बताया कि यही यूनिफॉर्म शिप है, इसी यूनिफॉर्म शिप में सुमेरियन भाषा का विकास होता है। तो सबसे पहली जिस भाषा का विकास हुआ वो सुमेरियन भाषा थी, और किस पद्धति में विकास हुई, तो वो आपको यूनिफॉर्म पद्धति में हुई। तो ये दोनों याद रखेंगे कि सबसे पहले जिस भाषा का विकास होता है वो सुमेरियन भाषा थी, और ये जो किस शिप में था, तो यूनिफॉर्म शिप में था। अब ये यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक मिट्टी का जो क्या था, ये मिट्टी का एक तख्त बनाया जाता था जिसको टैबलेट हम लोग बोलते हैं। और इसी तख्त पे क्या किया जाता था कि एक जो था आपको चित्र दर्शाया जाता था। नहीं, उसमें क्या कहता है, वो ध्वनि जो एक यूनिफॉर्म संकेत दर्शाती है वह एक व्यंजन या स्वर नहीं बल्कि अक्षरों का था। मतलब क्या था कि एक शब्द का एक आपको चित्र होता था, तो इसी चीज़ को यह दर्शाता था। और इस चित्र को इस प्रकार से कितने चित्र थे, बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे, बहुत सारे सामान के लिए बहुत सारे चित्र का विकास किया जाता था। तो इस तरह से ये लेखन प्रणाली की सबसे शुरुआती जो दौर था वो इस प्रकार था। और ये कौन सा भाषा था, तो ये इसको बोलते थे हम लोग सुमेरियन भाषा। तो याद रखेंगे, पहला सुमेरियन भाषा किस शिप में, तो यूनिफॉर्म शिप में। और टैबलेट क्या था, तो एक मिट्टी का बनाया हुआ गोलकार था जिसके चारों जो कॉर्नर थे वो कॉर्नर आपको नुकीला ना होकर के एक इस शेप में होते थे। अब इसमें साक्षरता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि साक्षरता उस समय कैसे थी, कि मतलब जब भाषा का विकास हो गया, लेखन कला की विकास हो गई, तो ये साक्षरता कैसे था, मतलब लोग पढ़ने लिखने में कैसे थे। तो उस समय जो था वो बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे, क्योंकि ये भाषा आपको हर जितने भी उस समय के जो सामान थे, जितने भी शब्द थे, हर शब्द के लिए एक अलग चित्र बनाया जाता था, और वो चित्र को बैठ के याद करना होता था। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह सुविधा नहीं होती थी ये पढ़ पाने का, या याद नहीं हो पाता था। और इसमें अगर कहा जाता है कि कोई अगर राजा पढ़ लेता था, मतलब राजा तो अधिकांशतः राजा नहीं पढ़ पाते थे, इसमें कुछ खास लोग ही पढ़ पाते थे। लेकिन अगर कोई राजा इस शब्द को पढ़ लेता था, यानी पढ़ने लिखने में आपको क्या बोलते हैं, अगर वो साक्षर होता था, तो वो क्या करता था, एक बड़ा पत्थर के शिलालेख पे अपना नाम लिखवाता था कि मैं पढ़ लिख सकता था। तो उस समय ये इतने बड़े गर्व की बात थी कि कोई राजा अगर पढ़ लिख पाता था। तो ये साक्षरता की उस समय स्थिति थी। और आपको इतना मैंने लेकर के आया था आज।
और इसके बाद भी अभी 2-3 वीडियो और बनेंगे जिसमें हम लोग अभी मंदिरों के, जैसे मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो फर्स्ट चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग लिखेंगे और जैसे जैसे समय मिलेगा मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।